और मेरे भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं करने वाला बेटन यूनिवर्स के सीजन 4 के पूरे 10 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन। और यार ये ब्रेकडाउन ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाले, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये वाला पार्ट 1 है, बाकी 2 पार्ट्स भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो तुम्हें उन दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पार्ट 2 तुम लोगों को एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 का भी ब्रेकडाउन किया हुआ है। उन तीनों सीजन का भी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो तुम लोग चाहो तो उन तीनों वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। उन सभी वीडियोस का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार पिछले ब्रेकडाउन का लाइक एम कंप्लीट हो गया और सीजन 4 का ब्रेकडाउन आ गया, और लाइक एम कंप्लीट करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ मैंने इस ब्रेकडाउन का जो लाइक एम रखा है वो है 5K लाइक्स और 300 कमेंट्स। जैसे ये लाइक एम और कमेंट्स एम तीनों पार्ट्स पर कंप्लीट हो जाएगा, मैं सीजन 5 का ब्रेकडाउन अपलोड कर दूंगा। तो चलो यार बगैर किसी देरी के स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग कुछ क्रिप्टिड एलियंस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को एक बिगफुट नजर आ जाता है और उस बिगफुट के सर पर वो क्रिप्टिड एलियन भी होता है। लेकिन वो बिगफुट उस क्रिप्टिड एलियन को झटके देकर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद जैसे वो लोग उस बिगफुट के पास पहुंचते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बेन टेनिसन होता है, जो कि शॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। इसके बाद वो बच्चा बेन को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने बारे में बताता है कि उसका नाम है जैक सैटरडे और उसके फादर का नाम है डॉग सैटरडे। और वो लोग इस तरह के क्रिप्टिड एलियंस को पकड़कर उनकी हिफाजत करते हैं ताकि कोई और इनको मार ना दे या इनको नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद वो लोग बेन को बताते हैं कि वो लोग कुछ क्रिप्टिड एलियंस को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम चुपाकाब्रास होता है। तो बेन भी उनको बताता है कि वो लोग भी पूरे 1 हफ्ते से उन क्रिप्टिड एलियंस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रुक आ जाता है और रुक उनको कहता है, हेलो, आप लोग शायद सैटरडेज हैं, आने के लिए थैंक यू। और फिर बेन को पता चल जाता है कि असल में ग्रैंडपा मैक्स ने इन सैटरडेज को बुलाया, क्योंकि कब से बेन और रुक इन चुपाकाब्रास को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इनको नहीं पकड़ पा रहे थे। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन लोगों को एक एलियन का स्टैचू नजर आता है। तो वो लोग उस स्टैचू को सैटरडेज की शिप में ले जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। और वहाँ पर जाकर बेन जैक सैटरडे की मॉम से मिलता है और वहाँ पर बेन का दिल गार्डन हो जाता है। लेकिन जैक सैटरडे बेन को कहता है, यार ये मेरी मॉम है। इसके बाद बेन और रुक जैक सैटरडे के साथ उसके कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर जैक सैटरडे बेन को कुछ और क्रिप्टिड एलियंस के बारे में बताता है। और उनमें से एक वियर्ड वर्ल्ड शो का कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम होता है वी आर्गोस्ट। और फिर वो लोग उस कैरेक्टर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रुक कहता है आर्गोस्ट खत्म हो चुका है ना? और फिर इसके बाद जैक सैटरडे बताता है कि असल में उसी ने उस वीवीआर गोस्ट को खत्म किया था, क्योंकि वो एक बुरा यति था और वो इंसानों को खत्म करना चाहता था। और तभी वहाँ पर एक अलार्म बजता है और जैक सैटरडे के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और वो लोग उनको बताते हैं कि एक एलियन की ग्रोसरी स्टोर पर हमला हुआ है। और तभी रुक चेक कर उनको बताता है कि वो हमला हुआ है मिस्टर बाउमन के यहाँ। और फिर इसके बाद वो लोग मिस्टर बाउमन के स्टोर में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे चुपाकाब्रास ने उनके स्टोर पर हमला किया हुआ है और वो अंडरटाउन के एलियंस की लाइफ फॉर्म को निकाल कर अपने बैग में सेव कर रहे हैं जो उनके पीछे लटका हुआ है। इसके बाद बेन टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म होकर उन चुपाकाब्रास को रोकने की कोशिश करते हैं और डॉग सैटरडे उनमें से एक चुपाकाब्रा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते और वो सारे चुपाकाब्रास वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वो सारे चुपाकाब्रास दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर एनिमो होता है और डॉक्टर एनिमो उन चुपाकाब्रास के बैग में से उस लाइफ फॉर्म को निकाल कर एक मशीन में डालता है और उस मशीन की मदद से वो उस वीवीआर गोस्ट को दोबारा से जिंदा कर देता है जिसको जैक सैटरडे ने खत्म कर दिया था। और फिर इसके बाद डॉक्टर एनिमो उस वीवीआर गोस्ट से सौदा करता है कि वो उसकी लाइफ फॉर्म को भरा हुआ और जोशीला रखेगा और बदले में वो वीवीआर गोस्ट डॉक्टर एनिमो को दुनिया के सबसे अनोखे जानवर ला कर देगा ताकि डॉक्टर एनिमो उन जानवरों पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन वो वीवीआर गोस्ट कहता है, ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे अपनी नई बॉडी को टेस्ट ड्राइव पर ले जाना है। और फिर डॉक्टर एनिमोस वीवीआर घोस्ट को उसका पुराना मास्क दे देता है और वो वीवीआर घोस्ट वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें बेन और बाकी सब दिखाया जाता है जो अंडरटाउन में फिर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है तो वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर होता है वीवीआर घोस्ट। इसके बाद बेन वीवीआर घोस्ट से लड़ने के लिए किकेन हॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन उस वीवीआर घोस्ट से लड़ता है और जैक और रुक अपने टूल की मदद से उस वीवीआर घोस्ट को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर एनिमो और काफी सारे चुपाकाब्रास आ जाते हैं और उन्हीं में से 2 चुपाकाब्रास अपने पीछे लगी मशीन को फेंक कर वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है और वो वीवीआर घोस्ट और डॉक्टर एनिमो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जैक सैटरडे बेन से डॉक्टर एनिमो के बारे में पूछते तो बेन जैक सैटरडे को कहता है, पागल साइंटिस्ट जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है। और तभी जैक सैटरडे का फ्रेंड जिसका नाम फिस्किटन होता है वो एक मोटरसाइकिल ले आता है और वो लोग उस मोटरसाइकिल में बैठकर उस वीवीआर घोस्ट के पीछे चले जाते हैं। लेकिन तभी एक जगह पर आकर जैक सैटरडे कहता है, वहाँ पर जरूर एक क्रिप्टिड है।
और फिर वो लोग उस जगह के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जैक सैटरडे वहाँ पर पड़े डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लग जाता है। तभी रुक अपने प्रोटोटूल की लाइट ऊपर मारते तो उन लोगों को वो क्रिप्टिड नजर आ जाता है। इसके बाद बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर जाता है और उस क्रिप्टिड को नीचे ले आता है और जैक सैटरडे का एलियन फ्रेंड उस क्रिप्टिड की काफी अच्छे से धुलाई करता है और उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद बेन जैक सैटरडे से कहता है अगर तुम आर्गोस्ट होते तो तुम कहाँ होते? और फिर तभी जैक सैटरडे को अपने पेरेंट्स का मैसेज आता है और वो बेन को कहता है एयरशिप पर हमला करता। और फिर इसके बाद हमें आर्गोस दिखाया जाता है जो काफी सारे क्रिप्टिड एलियंस के साथ मिलकर सैटरडेज की स्पेसशिप पर हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बेन और बाकी सब आ जाते हैं और जैक सैटरडे कहता है कि हमें वहाँ पर जाकर मेरे मॉम और डैड को बचाना होगा। लेकिन तभी वहाँ से जैक सैटरडे की मॉम की आवाज आती है और वो कहती है नहीं, कोई जरूरत नहीं। और इससे पहले कि वो लोग आर्गोस पर पीछे से हमला करते हैं, आर्गोस को पता चल जाता है कि वो लोग उस एयरशिप में नहीं है। तो आर्गोस उन सभी क्रिप्टिड एलियंस को कहता है हमला करो। और इसके बाद वो सभी क्रिप्टिड एलियंस उन पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन आर्गोस सीधा आता है और जैक सैटरडे को पकड़कर वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बेन शॉक सोच में ट्रांसफॉर्म होकर आर्गोस को झटके देता है और जैक सैटरडे को बचा लेता है। इसके बाद बेन जैसे ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर एनिमो भी आया होता है और उसके साथ काफी सारे चुपाकाब्रास भी आए होते हैं। इसके बाद वो चुपाकाब्रास बेन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर एनिमो की नजर उस फिस्केटन पर पड़ती है तो डॉक्टर एनिमो उन चुपाकाब्रास की मदद से उस फिस्केटन को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जैक सैटरडे का पेट आता है और वो फिस्केटन को बचा लेता है। और दूसरी तरफ जैक सैटरडे का दूसरा पेट जिसके पास इनविजिबल होने की पावर होती है वो चुपके से आता है और डॉक्टर एनिमो के सर पर लगे एंटीनास को तोड़ देता है जिससे कि अब डॉक्टर एनिमो चुपाकाब्रास को कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्गोस ने जैक सैटरडे को पकड़ लिया और अब वो उसको मारने वाला होता है। लेकिन तभी बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर आर्गोस को रोक लेता है और जैक सैटरडे को बचा लेता है। इसके बाद जैक बेन को बताता है कि आर्गोस की बॉडी उस लाइफ फॉर्म पे चलती है जो उन चुपाकाब्रास के कैनिस्टर्स में, और अगर हम किसी तरह से उस लाइफ फॉर्म को निकाल लें तो आर्गोस वापस से शट डाउन हो जाएगा और सभी क्रिप्टिड्स आजाद हो जाएंगे। और ये सुनकर बेन कहता है तो तुम्हें ऐसा एलियन चाहिए जो एनर्जी चैनल कर सके। और फिर इसके बाद बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर आर्गोस में से वो सारी लाइफ फॉर्म निकाल लेता है और आर्गोस शट डाउन हो जाता है और बेन उन सभी क्रिप्टिड्स को आजाद कर देता है। इसके बाद प्लमस डॉक्टर एनिमो उन सभी चुपाकाब्रास को अपने साथ ले देते हैं और बेन जैक सैटरडे से कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। लेकिन तभी जैक कहता है एक आखिरी काम, तुम्हारे एलियन रूम के साथ एक फोटो। और फिर इसके बाद बेन जैक की पूरी फैमिली के साथ एक तस्वीर खिंचवाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो एक पथरीले इलाके में जाकर लैंड करता है और उस स्पेसशिप में से काफी सारे कीड़े निकलते हैं और उनमें से एक कीड़ा कर्नल को बताता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर ग्रेविटी भी और यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो हम यहाँ पर रह सकते हैं। और ये सुनकर कर्नल कहता है मैं इस जमीन पर कब्जा करता हूँ ह्यूलेक्स के नाम से। और जैसे ही कर्नल झंडा गाड़ता है तो वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो जगह और कोई नहीं बल्कि ग्रेविटैक की बॉडी होती है और जहाँ पर अब उन कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। असल में बेन को ग्रेविटैक में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ग्रैंडपा मैक्स ने कहा था क्योंकि लियोडन्स और एपोप्लेक्सियंस यानी कि रैत की स्पीशीज के बीच में लड़ाई चल रही है जिनको सिर्फ गैलीलियंस यानी कि ग्रेविटैक की स्पीशीज के लोग ही रोक सकते हैं क्योंकि एपोप्लेक्सियंस और लियोडन्स दोनों ही ग्रेविटैक की स्पीशीज की इज्जत करते हैं। और बेन वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में ना आ सके इसीलिए ब्लू की जो ड्रीबा ने बेन के ओमनिट्रिक्स में एक ऐसी चिप लगा दी थी जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स अब लॉक हो चुका है और बेन वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकता। और फिर इसके बाद बेन उस पीस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर लिवोर्डन्स और एपोप्लेक्सियंस भी आ जाते हैं और आते साथ ही वो लोग लड़ने लग जाते हैं तो बेन उनको रोकता है। लेकिन एकदम से बेन की नजर उन एपोप्लेक्सियंस के कपड़ों पर पड़ती है तो बेन उन एपोप्लेक्सियंस से पूछता है कि क्या तुम लोग कपड़े पहनते हैं तो वो एपोप्लेक्सियंस कहते हैं कि हाँ हम पहनते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई मतलब है? तो क्या इसका मतलब है कि इतने वक्त से रैत हर वक्त? हाँ, बेन जब भी रैत में ट्रांसफॉर्म होता था तो वो बगैर कपड़ों के ही फिरता रहता था। इसके बाद एपोप्लेक्सियंस और लिवोर्डन्स फिर से लड़ने लग जाते हैं। असल में वो लोग इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि एपोप्लेक्सियंस जब लिवोर्डन्स के प्लेनेट पर गए थे तो वो लोग खुले आम ही हल्के हो रहे थे और लिवोर्डन्स उनसे कह रहे हैं कि तुमने हमारी जमीन गंदी की और इसीलिए तुम्हें हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर गलती एपोप्लेक्सियंस की भी नहीं है क्योंकि लिवोर्डन्स के प्लेनेट पर अच्छे बाथरूम्स ही नहीं थे। और फिर इसके बाद बेन उनको रोकते और बैठकर बात करने के लिए कहते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो कीड़े दिखाए जाते हैं जो बेन की बॉडी पर होते हैं और वो एक जगह पर जाकर ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बेन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये चीज ग्रैंडपा मैक्स, रुक, ब्लू के ड्रीबा भी देख रहे थे तो रुक ब्लू के ड्रीबा को कहता है तुम इमेज को बड़ा कर सकते हो। और जैसे ब्लू के ड्रीबा जूम करते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि ये ह्यूलिक्स फ्लीज हैं जो बेन को तंग कर रही हैं। इसके बाद रुक कहता है कि ये ह्यूलिक्स फ्लीज काफी समझदार होती हैं तो अगर हम इनको रुकने के लिए कहेंगे तो शायद ये रुक जाएंगे, लेकिन हमें ये काम उनको डिस्टर्ब किए बगैर करना होगा। तो ब्लू के ड्रीबा कहते हैं कि हमने एक मशीन बनाई है जिससे कि हम किसी भी चीज को छोटा कर सकते हैं। तो ब्लू के ड्रीबा उस मशीन की मदद से रुक को छोटा कर देते हैं और रुक एक एयर डक में से लटक कर बेन की बॉडी पर पहुंच जाता है। और रुक ग्रैंडपा मैक्स से कांटेक्ट कर उनको बता देता है कि वो सेफली बेन की बॉडी पर पहुंच चुका है। और ब्लू की ड्रीबा रुक को उन कीड़ों की लोकेशन भी बता देते हैं जो अब उस जगह से हटकर ग्रेविटैक के रेड कोर पर खुदाई करने लग देते हैं जो ग्रेविटैक के पेट पर है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो कीड़े दिखाए जाते हैं जो ग्रेविटैक के पेट पर अब ड्रिलिंग करने लग जाते हैं। और इसके बाद हमें ग्रेविटैक दिखाया जाता है जिसके पेट में दर्द हो रही होती है और पास बैठा एपोप्लेक्सियन समझता है कि शायद बेन को भूख लगी है तो वो एपोप्लेक्सियन कहता है कि मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी खाना खाना है। और इस बात पर लिवोर्डन्स भी एग्री हो जाते हैं और वो भी खाना खाने के लिए
लिए कहते हैं, लेकिन लिवोडेंस को अचार पसंद है जो एपोप्लेक्सियंस को नहीं पसंद, और एपोप्लेक्सियंस को प्याज पसंद है जो लिवोडेंस को नहीं पसंद। और इस बात पर इन दोनों की फिर से लड़ाई होने लग जाती है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें रुक दिखाई देता है जो अब उन कीड़ों के पास पहुंच चुका होता है। वो उन कीड़ों के कर्नल से रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो कर्नल कहता है ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद रुक उस कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि आप एक पीस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब कर रहे हो और आप एक जिंदा चीज पर खुदाई कर रहे हो, ना कि एक प्लेनेट पर कर रहे हो। लेकिन वो कर्नल कहता है कि हमारा मिशन ही यही है कि हमने इस पीस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करना है ताकि लिवोडेंस और एपोप्लेक्सियंस के बीच में लड़ाई हो। और इसके बाद रुक उन कीड़ों से फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो कीड़े काफी ज्यादा होते हैं तो रुक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो कर्नल भी अपने सिपाहियों को लेकर रुक के पीछे चला जाता है। लेकिन वो दो टीम्स बनाता है, एक टीम को वो उधर ही रुक कर बॉम्ब्स लगाने के लिए कहता है और दूसरी टीम को वो अपने साथ ले जाता है ताकि वो रुक को पकड़ सके। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेव अटैक का कोर दिखाया जाता है जहाँ पर अब उन फ्लीस के लगाए हुए बॉम्ब्स फट जाते हैं और उन बॉम्ब्स की वजह से ग्रेव अटैक का कोर भी फट जाता है। और कोर फटने की वजह से ग्रेव अटैक को इतनी दर्द होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारी चीजों को तोड़ देता है। और ये देखकर वो लोग समझते हैं कि बेन टेनिसन ने जंग का ऐलान कर दिया और वो लोग कहते हैं हम तैयार हैं। इसके बाद वो लोग जंग की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी बेन की बॉडी में से रुक की आवाज आती है। असल में रुक बेन के कान के पास पहुंचकर उसको कह रहा था कि जल्दी से वहां से निकलो, नहीं तो तुम्हारे ब्लास्ट होने से ये पूरा प्लमर्स बेस और इसके अंदर के सारे लोग मारे जाएंगे। और ये सुनकर बेन जैसे ही दरवाजे की तरफ भागता तो दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि उन्हीं दो लिवोडेंस में से एक जिसका नाम पोल्ट्रॉन होता है वो उन तीनों को धोखा दे देता है और उन तीनों को मारना चाहता है क्योंकि उन तीनों के मरने के बाद सारी पावर उसको मिल जाएगी। लेकिन तभी रुक बेन को वापस से नॉर्मल होने के लिए कहता है क्योंकि इससे बात बन सकती थी। लेकिन बेन कहता है कि ब्लू की चोटी ने उसके ओमनिट्रिक्स में एक चिप लगा रखी है जिसकी वजह से वो वापस से नॉर्मल नहीं हो सकता। तो रुक बेन के कान में एक प्लमर्स बैच फेंक देता और कहता है बेन, इस शॉर्ट लिंक अपलिंक से तुम मुझे सुन पाओगे। और फिर रुक वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो फ्लीस भी रुक के पीछे पड़ जाती है। तो रुक बेन को कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपना मुंह मत खोलना। और जैसे ही रुक बेन के मुंह के पास पहुंच जाता है तो रुक बेन को मुंह खोलने के लिए कहता है और जैसे ही बेन मुंह खोलता है तो रुक बेन के मुंह की दूसरी तरफ चला जाता है और वो फ्लीस वहीं रह जाती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एपोप्लेक्सियंस और लिवोडेंस दिखाए जाते हैं और उनमें से एक एपोप्लेक्सियन कहता है अगर हमें यहाँ से निकलना है तो मिलकर काम करना होगा। और वो लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं और यहाँ पर फाइनली इनका झगड़ा भी सोल्व हो जाता है। लिवोडेन उनसे सॉरी कर लेते कि उन्हें भी उनके लिए बाथरूम बनाने चाहिए थे और एपोप्लेक्सियंस भी उनसे सॉरी कर लेते कि उनको भी ऐसे खुलेआम हल्का नहीं होना चाहिए था। और वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते और उनका झगड़ा भी सोल्व हो जाता है। और दूसरी तरफ रुक भी फाइनली बेन के ओमनिट्रिक्स के पास पहुंच जाता है और उस चिप को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कि बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद बेन जूरिडिक में ट्रांसफॉर्म होकर उस दरवाजे को तोड़कर एक नया दरवाजा बना देता है और वहां से सारे बाहर आ जाते हैं। और फिर इसके बाद बेन पोल्ट्रॉन के पास चले जाता है लेकिन पोल्ट्रॉन बेन पर फायरिंग करने लग जाता है। तो बेन रैट में ट्रांसफॉर्म होकर पोल्ट्रॉन के साथ लड़ता है और उसको हरा देता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बर्गर शैक पर जहाँ पर एपोप्लेक्सियन और लिवोडेन आपस में हाथ मिला रहे होते हैं। लेकिन तभी रुक बेन से पूछते हैं कि आखिर पोल्ट्रॉन का क्या हुआ। तो उधर से ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं फिलहाल के लिए पोल्ट्रूम को प्लमर्स की कैद में रखा जाएगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो फ्लीज और कहीं नहीं बल्कि पोल्ट्रॉन की बॉडी पर होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि व्रिडल ब्रदर्स एक म्यूजियम में से चोरी कर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बेन और रुक भी आ जाते हैं। तो बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर व्रिडल ब्रदर्स को रोकता है। लेकिन तभी बेन की मॉम का फोन आ जाता है तो बेन उनको साइड पर फेंकता है और उनसे बात करने लग जाता है। लेकिन तभी वो व्रिडल ब्रदर्स वहाँ से भाग जाते हैं। तो बेन अपनी मॉम को कहता है जाना है। और बेन और रुक उन व्रिडल ब्रदर्स के पीछे चले जाते हैं। लेकिन एक जगह पर आकर वो व्रिडल ब्रदर्स फंस जाते हैं। तो रोमबर्ड अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है। तो बेन और रुक बचने के लिए एक कचरे के डब्बे में छुप जाते हैं। लेकिन जैसे रोमबर्ड वो बॉम्ब फेंकता है तो ऑप्टिगन रोमबर्ड से कहता है जो हिस्सा तुम्हारे हाथ में है वो फटता है। और फिर वो दोनों एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद बेन और रुक बाहर आ जाते हैं। लेकिन एकदम से बेन की मॉम का फोन आ जाता है। वो बेन को डिनर के लिए बुला रही थी और व्रिडल ब्रदर्स को देखकर रुक कहता है कि शायद अब हम उनसे कभी भी ना मिल पाए। लेकिन ये सुनकर बेन कहता है कोई भरोसा नहीं है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मशीन दिखाई जाती है जिसमें से व्रिडल ब्रदर्स बाहर निकलकर पानी में गिरते हैं। तो रोमबर्ड ऑप्टिगन से पूछता है कि हम तो ब्लास्ट हो गए थे लेकिन हम कैसे बच गए थे। तो ये सुनकर ऑप्टिगन रोमबर्ड से कहता है जब भी हम ब्लास्ट होते हैं या मरते हैं तब हमारी मेमोरीज और बाकी चीजें क्लोन बन जाती है। और फिर इसके बाद उनकी मॉम व्रिडल उनको खाने के लिए खींच लेते हैं और वो उन दोनों को उनके छोटे भाइयों का ध्यान रखने के लिए कहती है जिनका नाम प्रिटी बॉयज होता है। लेकिन जैसे उनकी मॉम वहाँ से जाती है तो वो सारे प्रिटी बॉयज रोमबर्ड और ऑप्टिगन को अपनी लॉलीपॉप्स की मदद से दीवार से चिपका देते हैं। और ये देखकर ऑप्टिगन कहता है रिस्पेक्ट दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, शायद ये उनमें से एक है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन और रुक दिखाई देते हैं जो बेन के घर पर खाना खाने के लिए आए होते हैं। लेकिन बेन की मॉम ने जो खाना बनाया होता है वो बेन को पसंद नहीं
होता। तो जैसे ही बेन की मोम वहाँ से जाती है तो बेन सारा खाना रुक की प्लेट में डाल देता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑप्टिगन और रॉम्बर्ट दिखाई देते हैं जो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उनकी मोम माव रिडल बारी बारी सबको खाना दे रही थी, लेकिन जैसे ही ऑप्टिगन और रॉम्बर्ट की बारी आती है तो उनकी मोम उन दोनों को डांटने लग जाती है और उनको कहती है कि तुम दोनों दुनिया के सबसे बेकार मुजरिम हो, तुम लोगों से एक काम भी सही से नहीं होता। और ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे पास कोई तीसरा भी होना चाहिए जो हमारी मदद कर सके ताकि हम अच्छे से चोरी कर सके और एक अच्छे मुजरिम बन सके। तो वो उन प्रिटी बॉयज में से एक प्रिटी बॉय को ये समझकर उठा लेते कि यहाँ पर काफी सारे प्रिटी बॉयज है तो उनकी मोम को नहीं पता चलेगा और वो उस प्रिटी बॉय को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन और रुक दिखाई जाते हैं और एकदम से उनको मैजिस्ट्रेट पेटालिडे का कॉल आता है और मैजिस्ट्रेट पेटालिडे कहते हैं और फिर बेन अपनी मॉम को बताकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेन की मॉम कहती है कि कुछ खाना अपने साथ भी ले जाओ। लेकिन जैसे उसकी मॉम खाना पैक कर लाती है तो वो देखती है कि बेन वहाँ से जा चुका होता है और ये देखकर बेन की मॉम कहती है कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। और फिर इसके बाद बेन और रुक प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर माव रिडल आई होती है। तो बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर माव रिडल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माव रिडल बेन को कहती है मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। और ये सुनकर बेन समझता है कि माव रिडल ऑप्टिगन और रॉम्बर्ट के बारे में बात कर रही होती है। तो बेन कहता है कि हमने उनको ब्लास्ट नहीं किया, वो खुद ही ब्लास्ट हो गए थे। तो माव रिडल कहती है कि मैं उनकी नहीं, मैं अपने प्रिटी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, एक गायब हो गया। तो मैजिस्ट्रेट पेटालिडे माव रिडल को कहते हैं कि मैम हमारे पास आपका प्रिटी बॉय नहीं है। तो माव रिडल कहती है कि मुझे पता है मेरा प्रिटी बॉय तुम्हारे पास नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रिटी बॉय को ढूंढो। और ये सुनकर बेन कहता है मतलब आप जुर्म के बारे में बताने आई हैं, जुर्म करने नहीं। इसके बाद मैजिस्ट्रेट पेटालिडे माव रिडल से उनके प्रिटी बॉय की तस्वीर मांगते हैं। तो माव रिडल उनको एक तस्वीर दे देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे प्रिटी बॉय को नहीं ढूंढा तो मैं तुम लोगों का सन डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मेरे पास एक ऐसा रॉकेट है जो जैसे ही तुम्हारे सन में जाकर लगेगा तो तुम्हारा सन ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैजिस्ट्रेट पेटालिडे माव रिडल को कहते हैं कि हम आपके प्रिटी बॉय को ढूंढ लेंगे। और ये कहकर मैजिस्ट्रेट पेटालिडे माव रिडल को वहां से भेज देते, लेकिन वो माव रिडल के पीछे एक ट्रैकर लगा देते जिसकी मदद से वो माव रिडल को ट्रैक कर उस बॉम्ब तक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद मैजिस्ट्रेट पेटालिडे बेन और रुक को कहते हैं मैं जरा उस आंटी का पीछा करता हूँ, तुम उसके बच्चों को ढूंढो। और तभी बेन को बेन की मोम का कॉल आ जाते हैं। वो बेन को कहती है कि मैं तुम्हारा खाना लेकर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन बेन अपनी मोम को कहता है सॉरी मॉम, हम निकल गए हैं। और फिर वो दोनों उस प्रिटी बॉय को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन तभी पास में एक ब्लास्ट होता है और हमें रिडल ब्रदर्स दिखाए जाते हैं जो वो ब्लास्ट कर भाग रहे होते हैं। असल में वो पास वाली कैंडी शॉप से चोरी कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने वो साथ वाला बैंक भी उड़ा दिया। और फिर बेन और रुक उस जगह पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि ये ब्लास्ट रिडल ब्रदर्स ने किया होता है। तो रॉम्बर्ट बचने के लिए एक बॉम्ब रुक की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी बेन पीछे से आकर उनको गिरा देता है। लेकिन तभी ऑप्टिगन उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तो बेन फौरन से जाकर उस बॉम्ब को हवा में फेंक देता है और वो बॉम्ब हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी वो प्रिटी बॉय अपना लॉलीपॉप फेंककर एक बोर्ड बेन और रुक के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि बेन और रुक उस बोर्ड के नीचे फंस जाते हैं। और तभी ऑप्टिगन और रॉम्बर्ट उस प्रिटी बॉय को उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑप्टिगन, रॉम्बर्ट और प्रिटी बॉय दिखाए जाते हैं। रॉम्बर्ट कहता है कि अब प्रिटी बॉय हमें हमारा सबसे बड़ा जुर्म करने में मदद करेगा। तो ऑप्टिगन कहता है कि आखिर वो बड़ा जुर्म क्या होगा। तो रॉम्बर्ट कहता है कि हम इस पूरे यूनिवर्स को और इसमें मौजूद हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये सुनकर ऑप्टिगन कहता है कि ये अच्छा आइडिया, हम इस तरह कर तो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा बॉम्ब भी होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और फिर इसके बाद प्रिटी बॉय कहता है मामा बूम बूम। और फिर इसके बाद ऑप्टिगन कहता है कि शायद प्रिटी बॉय ये कहना चाहता है कि हमारी मॉम के पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब है जिसकी मदद से हम इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऑप्टिगन, रॉम्बर्ट और प्रिटी बॉय उस बॉम्ब को वहां से ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उनकी मॉम आ जाती है। तो रॉम्बर्ट उस प्रिटी बॉय को छुपाने के लिए ऑप्टिगन की शर्ट के नीचे घुसा देता है, जिससे कि ऑप्टिगन की शर्ट काफी ज्यादा मोटी हो जाती है और उसकी मॉम सामने आती है। लेकिन उसकी मॉम को वो नजर नहीं आता और उसकी मॉम वहां से चली जाती है और वो लोग उस प्रिटी बॉय और उस बॉम्ब को लेकर वहां से सेफली निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद माव रिडल उस जगह का दरवाजा खोलती है जिस जगह पर वो बॉम्ब होता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिस्ट्रेट पेटालिडे दिखाए जाते हैं जो एकदम से पानी के अंदर से निकलते हैं और कहते हैं वो इसी तरफ आ रही हैं। और तभी माव रिडल काफी तेजी से अपने रॉकेट के साथ एकदम से वहां पर आ जाती है। तो मैजिस्ट्रेट पेटालिडे रुक और बेन को कांटेक्ट कर माव रिडल के बारे में बता देते तो रुक और बेन वहां पर पहुंच जाते हैं और रुक बेन को उस ट्रेन पर उतार देते हैं। लेकिन तभी वहां से काफी बड़े और ताकतवर प्रिटी बॉयज आ जाते हैं। तो बेन उनसे लड़ने के लिए ओमनिट्रिक्स से कोई ताकतवर एलियन मांगता है, लेकिन बेन को डिटो मिल जाता है। इसके बाद बेन किसी तरह करके उनमें से एक प्रिटी बॉय को हरा देता है और रुक भी प्रोटो ट्रक को ऑटो पायलट पे करके ट्रेन पर आ जाता है और उन दो बचे हुए प्रिटी बॉयज को शूट कर गिरा देता है। लेकिन तभी 3 और प्रिटी बॉयज आ जाते हैं। तो बेन रुक को कहता है जमीन पर गिर जाओ अभी। और फिर इसके बाद जैसे ही रुक नीचे झुकता है तो एक पाइप आता है और वो उन तीनों प्रिटी बॉयज को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद माव रिडल ऊपर आती है और वो उन दोनों ट्रेन के डब्बों को अलहदा कर देती है, जिससे माव रिडल आगे चली जाती है। लेकिन बेन अपनी कॉपीज बनाकर माव रिडल के डब्बे पर पहुंच जाता है, लेकिन माव रिडल कुछ किए बगैर ही ट्रेन के अंदर चली जाती है। तो बेन भी माव रिडल के पीछे चला जाता है,
लेकिन अंदर जाकर वो देखते हैं कि अंदर काफी सारे प्रिटी बॉयज होते हैं। तो बेन फौरन से जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो प्रिटी बॉयज बेन की तरफ आते हैं तो बेन दरवाजा खोलता है और वो सारे प्रिटी बॉयज गिर जाते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और मॉम रिडल उस रॉकेट को लॉन्च कर देती है और एक पैराशूट खोल लेती है जिससे कि वो सेफली लैंड हो सके। लेकिन जैसे ही वो रॉकेट आसमान में जाता है तो वो ब्लास्ट नहीं होता। तो मॉम रिडल ट्रेन के ऊपर चढ़कर देखती है कि वो रॉकेट आखिर क्यों नहीं ब्लास्ट हुआ और तभी वहां पर बेन को ऑप्टिकॉन की कैप मिलती है और मॉम रिडल समझ जाती है कि उस रॉकेट के अंदर जो बॉम्ब था उसको ऑप्टिकॉन और रोमबर्ड ने निकाल लिया। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑप्टिकॉन, रोमबर्ड और प्रिटी बॉय दिखाए जाते हैं जो उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने का बटन ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर रुक आ जाता है और रुक उन दोनों को शूट कर उस बॉम्ब से दूर कर देता है और तभी वहां पर बेन की मॉम भी आ जाती है और मॉम रिडल और बेन भी आ जाते हैं। इसके बाद बेन अपनी मॉम को वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन बेन की मॉम कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आखिर ये सब है क्या। तो मॉम रिडल कहती है कि ये सब तुम्हारे इस बेकार से प्लेनेट को उड़ाने के बारे में और यही सही मौका बेन टेनिसन से छुटकारा पाने का। और ये सुनकर बेन की मॉम रिडल को कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पूरा प्लेनेट तबाह करने दूंगी? ये तो तुम भूल ही जाओ, मेरे बेटे को कोई नहीं छुएगा। और बेन की मॉम की बातें सुनकर मॉम रिडल इमोशनल हो जाती है और वो उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है और वो बेन की मॉम को कहती है मैं एक माँ को वही दर्द नहीं दे सकती जिसमें से मैं गुजरी हूँ। और फिर इसके बाद मॉम रिडल जाती है और ऑप्टिकॉन और रोमबर्ड को जाकर गले लगाती है और कहती है तुमने मेरे प्रिटी बॉय का इतना अच्छा ख्याल रखा, इसलिए अब तुम सारे प्रिटी बॉयज का ख्याल रखोगे। और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं तक था पार्ट 1। इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को मिलेगी पार्ट 2 में। पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो तुम लोग जाकर देख सकते हो।